यहाँ पे स्टार्ट इस तरह का देखिए, ठीक है। यह जो डाटा जो दिखा रहे हैं हम, यह सबसे निचला चीज होता है, डाटा है, चार, इसके बाद इंफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सॉरी एनालिसिस है, सिंथेसिस है, तब यह नॉलेज की प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब डी फॉर डाटा, आई इंफॉर्मेशन, और एनालिसिस हो गया, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, और के फॉर नॉलेज। डस्क पढ़िए इसको, ठीक है, याद रखने के लिए। या एक फॉर्म है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ज्ञान का जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए इस तरह की नॉलेज की इसी तरह से वे ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट सारे जो हमारे पास जानकारी डाटा के रूप में आते हैं, ठीक है, वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसके अपने आवश्यकता के अनुसार उसके हम छानना शुरू करते हैं, ठीक है। उसी से हम इंफॉर्मेशन डाटा के, जब हम उस पर जो हमारे काम का चीज होता है उसको जब अपने पास रखते हैं तो इंफॉर्मेशन का रूप धारण करता है। फिर उसका अध्ययन करते हैं तो एनालिसिस होता है, फिर उसका हम समग्र रूप का अध्ययन करते हैं तो सिंथेसिस होता है, तब जाके हमें उसकी पूरी जानकारी मिलती है तो नॉलेज कहलाती है। वही चीज है यहाँ भी, ठीक है। ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य की खोज करता है ना। ये सारे जब प्रक्रिया हम पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि हम इसकी सत्यता की जानकारी करने की, जो डाटा आया है वह कहाँ तक सत्य है, कहाँ इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हो रहे हैं हमको डाटा के माध्यम से वह कहाँ तक सही है, कहाँ तथ्य कहाँ तक सही है, उसको हम जानने और परखने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, तभी हमको उससे प्रत्येक ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। स्थिति परिस्थिति वातावरण जो भी है उससे संबंधित जो है बातें को समझकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जानकारी ज्ञान कहलाती है, जो लक्ष्य निर्धारित जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं उससे, वो सब हमको क्या कहलाती है, ज्ञान कहलाती है, ठीक है। जो वर्तमान तथा भविष्य में पीढ़ियों के लिए सदैव परिमार्जन और परिशोधन के रूप में हस्तांतरित होते रहता है। ज्ञान कोई भी चीज वस्तु जो हम जानते हैं समझते हैं वह जो है समय देश काल के रूप में परिवर्तित होते रहता है, संशोधन होते रहता है, और वो आगे की ओर ट्रांसफर होते रहता है। ज्ञान का अर्थ जागरूकता से भी होता है, व्यक्ति को जागरूक होना भी चाहिए, ठीक है। कोई चीज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, सिंसियर नहीं रहेंगे, हम चीज को नहीं समझ पाएंगे। जागरूकता के आशय वस्तु की परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है, ठीक है। कोई भी सूचना, हम जस्ट बात करते हैं सूचनाओं से, कल में बताएं डाटा सब कहाँ रहा है, सब मस्तिष्क में स्टोर है, सब इसी में स्टोर होता है। ये मोबाइल का मेमोरी बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है। मेरा मस्तिष्क जो जरूरत की चीज होते हैं उसको हम लोग ज्यादा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक या बरकरार रहता है। जो हमारे काम की चीजें नहीं है उसको बाईपास कर देते हैं, तो बहुत कम समय में ही हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई तथ्य मस्तिष्क में विद्यमान नहीं होता है या प्रत्यक्ष के परिणाम नहीं करता है तो वह केवल सूचना होती है। जब तक हमारे माइंड में बातें हैं उसको विद्यमान है, उसको हम सही से तर्क वितर्क कर रहे हैं, अगर उसमें छानबीन कर रहे हैं, वहां तक अध्ययन कर रहे हैं, तभी वो नॉलेज है। नहीं तो एक सूचना के मात्र है, सूचना तो हम आता है और जाते रहता है, ठीक है। लेकिन जब तक वह मस्तिष्क में, जब हम उसको पूरा कंसेप्ट को उसको समझ लेते हैं तो धीरे धीरे वह एक ज्ञान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। मस्तिष्क में है, उसका डिटेल है, तभी तो ज्ञान होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं, ज्ञान जानकारी का संग्रह है जो किसी परिस्थिति, वस्तु या अनुभवों की समझ का विकास करने में व्यक्ति को मदद करता है, ठीक है। इसी से हमारा सब कुछ हो रहा है। ज्ञान कैसे, ज्ञान में बहुत सारे टाइप्स है ना, उसमें एकेडमिक से लेकर सारे चीजें हैं, ठीक है। सब में ज्ञान ही लेना है, तो ज्ञान हम उसी ज्ञान को किस किस माध्यम से लेते हैं, आप इसको कन्वर्ट करके समझते रहिएगा, ठीक है। आपको एकेडमिक डिसिप्लिन का ही कंसेप्ट है सर। शिक्षा का कई उद्देश्य मायने रखते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है वो ज्ञान माना जाता है, ठीक है। ज्ञान मतलब आपको कुछ चीज समझाया बुझाया जाए तो उसको आप बखूबी से समझिए, उस चीज को आप एनालाइज कीजिए, इसका एनालिसिस कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट के हर पहलू को समझना जरूरी होता है,
तभी आप उसके बारे में, मेरे को लगता है मास्टरी हासिल करना है, तभी आप उसका नॉलेज, सही में आपका नॉलेज है तभी मास्टरी है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर देखना जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जाएगा वो। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी है, हम इसमें भी डिटेल्स कुछ नहीं कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज है। ठीक है, अनुशासित करना है, इसका परिभाषा में देखना, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलते हैं, यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है, रसेल कहते हैं। विलियम जेम्स कहता है ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। ठीक है, विलियम जेम्स का ऐसा मानना है। तो निश्चित रूप से जब ज्ञान के साथ, जब तक सही मायने में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तो सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियरिटी आपका अनुशासन सिखलाती है। ठीक है, बिना अनुशासित किए हुए, अनुशासित वातावरण में रहे हुए हम एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन नहीं है फिजिकली वाली बात है। मतलब ज्ञान का एक जो प्रक्रिया है, जो सीक्वेंस है, जो क्रमबद्धता है ना, उसकी बात करता है यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको जानकारी लेना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसका प्रयोग करना है अपने लाइफ में ना, अपने क्षेत्रों में, अपने कार्यों में, उसको उससे इसका ताल्लुकात है। और बात आती है कि थोड़ा सा इसको समझ लो, एकेडमिक डिसिप्लिन तो हम लोग जान गए कि नॉलेज की एक शाखा है, ज्ञान की एक शाखा है। और ज्ञान और डिसिप्लिन जो है, हम लोग जनरली रूप से जो एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं वह औपचारिक रूप से है। तो फॉर्मल की जो बात होती है, फॉर्मल एजुकेशन की बात है। फॉर्मल एजुकेशन जब हम करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से, स्कूली और कॉलेज स्तर की जुड़े हुए हर वो चीज इसमें शामिल है जिसके लिए एकेडमिक डिसिप्लिन की जरूरी है ना। पढ़ाई हो रही है, सीक्वेंस की बात है, सीक्वेंस सिलेबस की चर्चा होती है, राइट, उसमें सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, डिसीजन होता है, कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, टाइम टेबल होते हैं, व्यवस्था है, स्कूली वातावरण है, एजुकेशन सिस्टम है एक ना, प्रभावपूर्ण शिक्षा में इफेक्टिव टीचिंग की बात किया जाता है, विद्यालय की प्रतिष्ठा कैसे बना रहे उसकी चर्चा होती है, मोरल एजुकेशन की बात होती है, एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन की बात होती है, रिजल्ट की बात होती है ना, कोरिलेशन की बात आता है, शिक्षण विधियों की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, माने इस तरह की जो भी क्रियाकलाप एक स्कूलों के अंदर होते हैं, जहां हम लोग एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करते हैं जहां से, ठीक है, वहां जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर हमको क्या चाहिए, वो सब डिसिप्लिन है, सब एकेडमिक डिसिप्लिन के अंतर्गत, क्योंकि वो एकेडमिक के लिए ही वो बना है, वह नीड है उसकी एकेडमिक के लिए। अगर वो नहीं है तो फॉर्मल नहीं है। क्लियर, अगर ये सारे चीज इसमें नहीं है तो ये फॉर्मल नहीं है। तो हो सकता है वो इनफॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, लेकिन फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल के लिए इन सारे चीजों या इसके अलावा भी कुछ जो होंगे उसकी होनी जरूरी है, या जो है इसकी नीड है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई किसी को, सबको? दूसरी चीज है, यहाँ भी नोट पर ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन दैट इज सब्जेक्ट। अनुशासन को सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में जाना जाता है। ब्रांचेज ऑफ नॉलेज इज सब्जेक्ट। ठीक है, अब नॉलेज का जो ब्रांच होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, और सिलेबस तो लिमिट ऑफ सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को एक दायरा में बांधता है। ठीक है, उसका लिमिटेशन, उसको लिमिट कर दिया जाता है क्लास वाई, एज वाई ना, इस हिसाब से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान के रूप क्या है ना। ज्ञान के रूप की बात करते हैं, इसमें 3 तरह की बातें हैं। सूचना से जानना, सूचना है, जानना है और बुद्धिमत्ता है। ठीक है, सूचना की बात करते हैं तो ज्ञान सूचना के रूप में है। हम बार बार कहते हैं इंफॉर्मेशन के बाद ही हमको ज्ञान मिलता है, उससे पहले नहीं है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से वस्तु, ध्यान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, सांख्यिकी, मतलब जो भी सूचनाएं मिल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सूचनाएं मिलते हैं दूसरों को
एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और सूचना के बारे में यह कहा जाता है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है, या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरह का होता है। इसमें मानसिक वृद्धि नहीं होती। इंफॉर्मेशन लेना है, इंफॉर्मेशन कहीं से प्राप्त किया, उसमें तो दिमागी कसरत कहीं है नहीं। ठीक है, लेकिन इसका ज्ञान का शुरुआत यही से शुरू हो जाती है। हम लोग भी कभी कभी कहते हैं कि हाँ इंफॉर्मेशन तो जानकारी हो इस तरह का कुछ आया था, लेकिन हम लगा के हम उस पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान नहीं देने का मतलब यही होता है कि उसको हम हमारे काम का नहीं इसलिए कोई खास, लेकिन हाँ इस तरह की बातें हम कहीं ना कहीं सुने हैं या पढ़े हैं या देखे हैं, इस पर एक बार तहकीकात कर लेने की जरूरत है। इस तरह की जो बातें हैं सूचना से संबंधित है। ज्ञान जानने के रूप में है। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी की अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उसका आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से उसको जानने और समझने की जरूरत है। विभिन्न शहरों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। और यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है। मतलब अगर हम किसी बात को समझने और बुझने के लिए अपने मेंटल पावर को लगाते हैं, ठीक है, उसको तर्क वितर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जो है वह इंफॉर्मेशन का जो हमारे जानकारी हुआ उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको समझे, स्थूल और सूक्ष्म को। ठीक है, उसके बाद जब उसकी तह तक आते हैं, वास्तविकता और सच्चाई की जानकारी करते हैं, तो इस सारी प्रक्रिया में हमारा दिमाग भी खप रहा है ना। दिमाग खप रहा है कहने का मतलब है मानसिक विकास, मानसिक रूप से हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, मानसिक कार्य हो रहे हैं। इसके लिए इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें मानसिक वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नेक्स्ट में ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता है। तो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मेरे बुद्धि का तो विकास होगा ही किसी न किसी रूप में ना। मानव में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ अनुभवों के साथ भी होता है। बुद्धि में सिर्फ मानसिक कसरत से नहीं होता है, उसके साथ साथ जब समय उम्र एज अनुभव बढ़ेगा उससे भी कुछ ना कुछ बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बौद्धिकता का विकास होता है, बुद्धिमत्ता का विकास होता है। तो धीरे धीरे वो भी एक ज्ञान का रूप धारण करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक अच्छा स्रोत बनता है अनुभव। ठीक है, अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसका नेचर क्या है, ज्ञान की जो प्रकृति है वह क्या है। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। ज्ञान सूचना ज्ञान का स्रोत है, मतलब यह नेचर है, नेचर ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्तिगत विकास करता है, करना इसका उद्देश्य है। व्यक्तिगत अनुभव को सुदृढ़ करना है, समस्या का समाधान में सहायक है। जब हम निश्चित रूप से जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम अपनी समस्या का समाधान करेंगे, अच्छे तरीका से करेंगे। सिद्धांतों और नियमों का निर्माण करना, जब हम ज्ञानवानी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, निश्चित रूप से अपनी फिलॉसफी उस पर लागू होगी। जब अपनी फिलॉसफी होगी तो अपने नियम कायदे भी चलेंगे। सूचनाओं को व्यवस्थित करना, जो भी सूचनाएं आ रहे हैं उसको ज्ञान में परिवर्तित करना है, तो उसको व्यवस्थित तो करेंगे। मानसिक विकास के लिए अवसर उत्पन्न करना है। मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए हमको अवसर की तलाश करना होगा। और प्रत्योग का नया फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट है, मतलब जब कोई भी सूचनाएं आ रहे हैं उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और ज्ञान जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से उसके फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट से संबंधित है। बिना कंसेप्ट को हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कंसेप्ट क्लियर होता है तभी हमको कहते हैं कि ना हमारे पास इसकी जानकारी है। दूसरा है ज्ञान का स्रोत क्या क्या है। तो स्रोत है इंद्रिय अनुभव, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाक कान मुंह जीभ त्वचा, ये सब जो है इंद्रिय अनुभव है। तर्क बुद्धि के आधार पे, तर्क और वितर्क के आधार पर भी जो है हम अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द अदम आप्त वचन,
ना। इसके आधार पर भी जो हम लोग ज्ञान प्राप्त क्या है, अंत प्रज्ञा है, या एक छठा इंद्रिय अंत प्रज्ञा, जो आउट ऑफ, उसको कह सकते हो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ना, या अंत प्रज्ञा कहलाता है। प्रयोगात्मक है, जो प्रयोग से आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान है, जो प्रवचन सुन के हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको श्रुति ज्ञान के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, एक दो चीज देख लीजिए। इंद्रिय अनुभव है, इंद्रियगत जो अनुभव जो भी हम बताए हैं, है ना, जो इंद्रियां बेस होते हैं वो इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का स्रोत है, बुद्धि का सहारा लेकर जो अनुमान लगाया जाता है वह तर्क है। शब्द और अप्रचलन है कि यह ज्ञान का यह स्रोत न तो बुद्धि है न इंद्रिय अनुभव है। प्राय देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान हमारे पास है, उसे तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तथा न ही ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि का उपयोग किया जाता है। ऐसे ज्ञान ही प्राप्ति पर विशेषज्ञों पर दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, जैसे स्कूल की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, तो टीचर के ऊपर निर्भर रहते हैं, शिक्षक क्या बताएंगे। तो वैसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शब्द या अप्रवचन ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अंत प्रज्ञा ज्ञान जैसे हम बताए हैं, छठी इंद्रियां हैं, यह अध्यात्म से जुड़ा ज्ञान है। इसमें ना इस ऊपर के तीनों इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, इसको थोड़ा बताना जो है थोड़ा कठिन काम है, अभिव्यक्त करना कठिन है। ठीक है, इतना ही जानिए, अंत प्रज्ञा जो है अध्यात्म है। ठीक है, प्रयोगात्मक ज्ञान जो प्रयोग पर आधारित होता है, जो वैज्ञानिकों के आधार पर दिए जाते हैं, और उसके से व्यक्ति जो है उसको सीखता है, उसको पुनः प्रयोग में लाता है, तो प्रयोगात्मक है। श्रुति ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान से संबंधित है, जो प्रवचन होते हैं ना, जो बाबा लोग प्रवचन देते रहते हैं, तो लोग ज्यादा उसमें सुनते ही रहते हैं, लिखने वाले कम होते हैं, सुनने वाले जाते होते हैं, किस्सा कहानी। ठीक है, वो श्रुति ज्ञान कहलाते हैं। क्लियर, तो ये ज्ञान का बेसिक कंसेप्ट हो गया। और इस सारे के सारे का संबंध जो है आपको किसी न किसी रूप में एकेडमिक डिसिप्लिन से, चूंकि एकेडमिक डिसिप्लिन जानने और समझने के लिए इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यह उसी से जुड़ा हुआ है। क्लियर, बोलिए फ्रेंड्स। जी सर। पूछो, या कुछ पूछना चाह रहा है ना। आज जा रहा उधर।
ज्ञान का आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। सेकेंड ईयर का बहुत ही मार्मिक 8वां पेपर का पूरा निचोड़ है इसमें, ठीक है। ज्ञान का पूरा विस्तार से इसमें चर्चा है, इसको आप जान लेना जरूरी है, ठीक है। ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है। उसके हैं इंद्रिय अनुभव है, अंतःप्रज्ञा, अंतर्दृष्टि है, अनुकरणीय है, जिज्ञासा है, पुष्टि, ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। इसको हम PDF भेज देंगे, आप इससे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, तो ज़्यादा इसमें नहीं जाने की ज़रूरत है, इसकी प्रक्रिया पे चले जाइएगा, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं आपको कल से, ठीक है। ये सारी चीज़ जो बता रहे हैं ये आपको हम कल से बता रहे हैं, ठीक है। यह है आपको एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इतनी चीज़ आप यहाँ तक जानिएगा, ठीक है। इस फिगर तक, इस फिगर के पहले तक इसके बारे में आप जान समझ लीजिए पूरा, क्लियर। जब इस चीज़ को जान लीजिएगा ना, तो आपका ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन जो आप चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित सारी समस्याएं का समाधान इसमें हो जाएगा। आपके पास नॉलेज से जुड़े हुए बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे, क्लियर। ये पूरा का पूरा जो है फिलोसफिकल का पार्ट है, क्लियर। हम भेज देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, जो हम बताए हैं उतना ही चीज़ इसमें भी है, ज़्यादा नहीं है। मतलब कुछ थोड़ा जो 4 पॉइंट अधिक है आपकी अपेक्षा, दोनों में थोड़ा आपको स्टार्टिंग का अंतर मिलेगा। जब दोनों को हम देखेंगे ना, तो आपकी भाषा सरल है, इसकी भाषा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसलिए लेकिन दोनों को मिला लीजिएगा तो आपके पास एक बेटर मैटर मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें जब सिलेबस में देखिएगा, तो एक टॉपिक है उसमें, एक टॉपिक है उसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, फिलोसफिकल पार्ट है। आते हैं थोड़ा सिलेबस पे। आउट मत होइएगा, लाइन पे लगे रहिए। अभी फिलोसफी ऑफ सब्जेक्ट है सर। हम आ रहे हैं, सिलेबस निकाल रहे हैं सर। अभी तो ये हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन ही छूट गया है, अभी यही नहीं हुआ है। हिस्ट्री आपका पूछने नहीं जा रहा है मुकेश जी। नहीं पूछेगा सर? ना, पूछ दिया पिछले ठीक तो है ये सर 2020 में पूछ दिया तो है। 21 में थोड़ा पूछेगा। अच्छा सर, तो पिछले साल जो पूछ दिया है वो क्वेश्चन श्योर है नहीं आता है? ना, उसी और रहता है, लमसम अभी तक का वही अनुभव है। चलिए सर, इसको छांटिए नहीं दे। चला गया सिलेबस। यही है ना, ठीक है। आपका जी ही सर। पूछ चुका है पिछले साल 20 में, ठीक है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेनली एकेडमिक पे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ बेसिक चीजें जान रहे हैं कि एकेडमिक क्या है, चाहे एकेडमिक कहाँ से आ रहा है, इसी पर। अब जो है यह जो है पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज इनटू डिसिप्लिन, और ये पूरा पॉइंट ही है, ठीक है। इस पूरे को देखिए, ये पूरा आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, मानव ह्यूमन नॉलेज से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन डिसिप्लिन और उसके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा तो यह है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, यूनिटी एंड यूनिटी जो भी लिखा है इसमें, बात समझे? यह जो द फिलोसफिकल जो प्रोस्पेक्ट्स है ये आपका जो है जुड़ा हुआ है सेकेंड पेपर से। सेकेंड पेपर में हम लोगों ने चर्चा किया है ना, या पढ़ना है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कहने का मतलब है जो आप पेपर वहाँ 2 में जो थर्ड यूनिट होगा, ठीक है, थर्ड यूनिट में जो हम लोग पढ़े थे दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन की रिलेशनशिप पढ़े, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी पढ़े, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े हैं इज्म ना, वेस्टर्न स्कॉलरली फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं आपको प्रकृतिवाद ना, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, तो इसके बारे में हमको इसमें जानना है। ठीक है, उसके बारे में जानना है कि उस माने उस विचारवाद से में किस तरह का शिक्षा व्यवस्था था, और उस किस तरह का जो भी पूरा जो हम लोग पूरा पढ़े हैं उसमें प्रकृति, जैसे प्रकृतिवादी है तो प्रकृतिवाद क्या कहता है ना, प्रकृतिवाद में क्या क्या है एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, वह किस तरह के एजुकेशन की बात करता है, किस तरह की शिक्षण विधि की बात करता है ना, किस तरह के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, किस तरह का अनुशासन की बात करता है, ठीक है, डिसिप्लिन भी किस तरह का है, तो हमको इसमें सबको जानना है। ठीक है, जैसे कि आपको तीनों चीजें हैं, प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, जो भी है, ठीक है, तो जितने भी वाद हैं वो इसके बारे में हमको इस फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव में इसका अध्ययन करना है। इसलिए आप जब इसका किताब आप पलटते होइएगा तो पूरे के पूरे जो फिलोसफिकल पार्ट से भरा हुआ रहता है। क्लियर? अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा वहां से तो हमको यहाँ समय आपका बच जाएगा, हम सिर्फ उस पर डिस्कस कर लेंगे आपसे। क्या जल्दी बोलिए, आपको पेपर 2 का थर्ड यूनिट पूरा यहाँ क्लियर होना चाहिए। अगर सिर्फ फोकस कर देगा फिर सिर्फ फिलोसफिकल पार्ट पे, तब आपको इस पूरे को माने तब तो सिर्फ फिलोसफिकल पार्ट प्रोस्पेक्टिव कहेगा तो थोड़ा बहुत से जितने भी पॉइंट है उसका एक संक्षेप में अध्ययन चाहिए, उसका समरी लिख के आप निकल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर नहीं देगा कि आप यहाँ ये नहीं देगा, क्वेश्चन देगा कि आप इसका प्रकृतिवाद का अति कीजिए, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब आप को हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे, अगर पूरे मिलाकर ये क्वेश्चन पूछता है तब आपको 5 पॉइंट को थोड़ी बहुत आपको डील करने होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए प्रोस्पेक्टिव फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव को जब आप लिखिएगा, अगर शॉर्ट में भी लिखिएगा हाफ पेज एक पेज में, तो आपको सारे चीज की जानकारी उसमें होनी चाहिए, जितने भी उसमें वेस्टर्न स्कूली बात है वो सारे की जानकारी इसमें आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको आप कल का होमवर्क यही है, आप इसको कल पढ़िएगा, पेपर 2 का तीसरा यूनिट। क्लियर? जी सर। बात समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ? जी। उसके बाद हम बताएंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल क्या है, ठीक है, कल्चर और ट्राइब्स है। ठीक है, ये आपका काम है, ये मेरा काम है। क्लियर? सर यूनिट 3 पढ़ना है ना हम लोग को कि 2? यूनिट 3 जो हम लोग का ये प्रयोजनवाद, प्राकृतिकवाद जो है वही ना? हाँ हाँ, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, ठीक है, और उसमें जो भी फिलोसफी का जो भी कंसेप्ट है ना उसको जानना है।
ऐसे हम पॉइंट में नोट में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। क्लियर? जी सर। ओके। क्या मोना? समझ में आ रही है बात? बुलाइएगा तो दोनों ना हो। क्या हुआ? आज का कुछ नहीं समझे सर, लेट से जुड़े हैं इसलिए। लेट से जुड़ी है? जी सर। अच्छा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? नहीं समझ में आए तो कल आते ही पूछ लेना। फाइव में कितना क्वेश्चन हो गया? प्रणाम सर। क्या? प्रणाम सर। C5 में कितना क्वेश्चन हो गया? इसमें अभी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है हम लोग। अरे यूनिट 1 चल रहा है हाँ हाँ, सर। हम लोग भी आज पूरे एग्जाम खत्म हो गया ना, तो अब फ्री हो गए ना? जी सर, एग्जाम था तो आते थे लोग तो लेट हो जाता था। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आप बता दिए तो हम समझ गए थे, इसलिए। सबका साथ सबका विकास। वैसे सर सब पीछे वाला आप देखेंगे, आज C5 में देखेंगे। खूब क्वेश्चन पूछा है आपके अति में। जी सर, C5 में था सर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था बताइए? उसमें एक मिनट सर देख के बता रहे हैं। एक था राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, एक मिनट सर देख लेते हैं।